डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है सोशल फार्मेसी। सोशल वर्ड मींस सोसाइटी। सोसाइटी मींस ग्रुप ऑफ पीपल। आपने देखा होगा आपके आसपास कम्युनिटीज रहती हैं। कम्युनिटी को हम हिंदी में समुदाय कहते हैं। समुदाय लोगों से बनता है। अब समुदाय में जो लोग होंगे वो बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ेंगे तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है। हेल्थ सेटअप यदि उनके आसपास होगा तो वो ज्यादा सरवाइव करेंगे। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कितना जीते हैं। अभी करेंटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 67 ईयर्स है। आज का ह्यूमन औसतन 67 68 साल तक जीता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव कब होगी? जब हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होगी। हेल्थ फैसिलिटीज कब इंप्रूव होगी? जब हमारी भारत सरकार के पास आंकड़े होंगे, डेटा होगा। उस डेटा के बिहाफ पे पॉलिसीज बनाई जाएंगी और उस पॉलिसी से हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल फार्मेसी में डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, और कैसे हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का हेल्थ सेक्टर में क्या रोल होता है। तो ये हमारे आज डिस्कशन के पॉइंट है। और हम साथ ही साथ समझेंगे कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिसीज क्या होती है। हेल्थ की डेफिनेशन क्या हो सकती है, बताइए। व्हाट इज हेल्थ? रिकॉर्डिंग करो। म्यूट कर लें आप सभी, अपने आप को आंसर देना हो तो अनम्यूट करें, अदरवाइज आप म्यूट कर लें। स्क्रीन इज विजिबल। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन होती है यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली वेलबींग है, तो हम उसको हेल्थी कह सकते हैं। हेल्थ केवल ये नहीं है कि वो फिजिकली फिट है, उसका मेंटली और सोशली फिट होना भी बहुत जरूरी है। यदि वो व्यक्ति सोसाइटी के काम नहीं आ रहा है, वो सोसाइटी को डैमेज कर रहा है। मेंटली यदि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, उसका कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो भी वो फिट नहीं माना जाएगा। फिजिकली भी फिट होना चाहिए बॉडी लेवल पे। मेंटली मतलब मेंटल लेवल पे उसका माइंड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, लोगों के बारे में सोच सके, अपने बारे में सोच सके, ऐसा उसका बिहेवियर, उसका नेचर होना चाहिए। और सोसाइटी को वो फायदा पहुंचाए किसी न किसी रूप में। आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपनी सेवाएं सोसाइटी को दे रहा है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना। सबकी सोसाइटी में जरूरत है। सबके मिलजुल के काम करने से सोसाइटी आगे बढ़ती है। हमें किस चीज की जरूरत नहीं है। कहीं यदि कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसकी हेल्प करता है। डॉक्टर को यदि घर बनाना है तो इंजीनियर उसकी मदद करेगा। तो सब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई हुनर जानते हैं, कोई ना कोई स्किल सेट है उनके पास, और वो स्किल सेट से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे कॉपरेशन से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है और डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में रहने वाला हर एक ह्यूमन बीइंग एक असेट की तरह होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धरती पे बोझ हैं, ना कोई काम धंधा करते हैं, ना पैसा कमाते हैं, ना किसी को हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोग हेल्थी नहीं माने जाएंगे। ठीक है। तो WHO के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? यदि कोई फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है तो ही उसको हम हेल्थी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार नहीं है तो वो हेल्थी हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का बीमारी से
फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी इंसान की कार्य क्षमता को कम करती है, ह्यूमन पोटेंशियल को बीमारी कम करती है। कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज जा रहा है, वो बीमार पड़ जाएगा तो वो कॉलेज नहीं जा पाएगा। कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो यदि बीमार है तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं जाएगा तो वहां पर उसका काम पिछड़ेगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, बीमार पड़ गया, उसको आज कोई सर्जरी करनी थी, तो अब वो पेशेंट की सर्जरी डिले हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी काम में व्यवधान, ऑब्स्टेकल्स आते हैं यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल बीमार पड़ता है तो बीमारी कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे टाइम को वेस्ट करती है, हमको फाइनेंशियल लॉस में लेके जाती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, जॉब नहीं करेगा, तो उसके अकाउंट में सैलरी कम आएगी, है ना, सैलरी कटेगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि बीमारी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। और जब भी कोई बीमार होता है तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, उसका डायग्नोसिस करके पता लगाना कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी हुई है। बीमारी का कारण पता लगा के बीमारी को दूर करना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी सोसाइटी फिट रहेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस हैं, है ना। और हॉस्पिटल में और भी स्टाफ होता है, तो ये सभी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। आप लोग अपने आप को अनम्यूट रखिए, आपके माइक से साउंड आता है ना तो बाकी लोग को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस यूनिट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट का हेल्थ सेक्टर में रोल क्या है। ठीक है, आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही है, अभी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न आप लोगों का चेंज हो गया है। ठीक है, आप लोग को एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आएंगे, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से नोटिस आया था। ठीक है, आरजीपीवी से नोटिस आया था आपको, एमसीक्यूज नहीं आएंगे, मैच द फॉलोइंग नहीं आएंगे, आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से आपको 5 सॉल्व करने हैं, 3 क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक तो वी ऐसे क्यू आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक आ सकता है ऐसे क्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एल क्यूज, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, और इनके पार्ट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन 1 में ए बी पार्ट, क्वेश्चन 2 में ए बी पार्ट, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, उसमें आपको 4 दे दिए, 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 4 चौक 16। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ठीक है, इसके पहले एमसीक्यूज आते थे, मैच द फॉलोइंग आता था, ट्रू फॉल्स आता था 20 मार्क्स का, अब वो नहीं आएगा। और आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स के आपके सेशनल होंगे। सोशल फार्मेसी की जो थ्योरी होगी वो आपकी 80 मार्क्स की होगी। ठीक है, और आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 80 + 20 100, पासिंग मार्क्स है आपके 40। सपोज आपको सेशनल में यदि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको थ्योरी में पास होने के लिए 20 आउट ऑफ 80 लाना पड़ेगा, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपका जो थ्योरी और सेशनल का जो एडिशन है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए, 40+ होना चाहिए, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, और इस बार आपको फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फार्मास्यूटिक्स, कोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपका एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हुए हैं वो भी इस क्लास को अटेंड करें, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे और अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है, कुछ कुछ हफ्ते पहले, एक आध हफ्ते ही हुए हैं शायद, तो जो स्टूडेंट प्रमोट नहीं हुए, प्रमोट इन द सेंस ऐसे स्टूडेंट जिनके 3 सब्जेक्ट से ज्यादा, जिनको 2 से ज्यादा बैक है, या जिन्होंने 3 पेपर क्लियर कर लिए कम से कम। 3 पेपर में जो एसी है, 5 पेपर दिए थे आपने, इसमें से 3 में जो एसी है वो प्रमोट होके सेकेंड ईयर में जा सकता है, उसका सेकेंड ईयर में इनरोलमेंट हो जाएगा, वो सेकेंड ईयर के एग्जाम फॉर्म भर सकता है और पेपर दे सकता है। और जिन लोगों को पेपर बैक है 2 से ज्यादा, ठीक है, वो लोग फर्स्ट ईयर की वो क्लासेस अटेंड करेंगे जिसमें वो लोग को बैक आया है। ठीक है,
तो मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोग को भी क्लासेस अटेंड करना है। ओके। और फर्स्ट ईयर वालों की तो क्लासेस चलेंगी, जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी 2023 वाले सेशन में एडमिशन लिया है, जिन लोग की अभी फर्स्ट क्लास है। ठीक है। तो ये हमारा हेल्थ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। हेल्थ क्या है? यदि हम फिजिकली मेंटली सोशली यदि फिट है तो हम हेल्थी माने जाएंगे। केवल डिजीज का एब्सेंस ही हेल्थी होना नहीं माना जाता है। तो हर डायमेंशन से हमारा हेल्थी होना बहुत जरूरी है। अब ये जो यूनिट है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन हेल्थ, 3 या 2 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज हेल्थ। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिजीज। तो हमें पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन। डिजीज क्या होती है? डिस इज, इज मतलब होता है आसान, डिस मतलब होता है आसानी खत्म हो गई। नाउ यू आर एबल टू वॉक कंफर्टेबली, बट यदि आपको इंजुरी हो जाए तो आप चल नहीं पाओगे, तो ये भी एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट है। ठीक है। आप शादी पार्टी में गए, आपने बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाया, जंक फूड खाया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एब्डोमेन मसल्स में क्रैम्स आ रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, ये सभी डिस्कम्फर्ट की श्रेणी में आता है। ठीक है। किसी का ओवरवेट हो गया, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो गया, लाइफ बहुत हसल बसल है, टाइम पे खाना नहीं पीना नहीं, अपना ध्यान नहीं रखना, डायबिटीज हो गया, तो ये सब डिजीज है। ठीक है। डिजीज और डिसऑर्डर, कैल्शियम की कमी हो गई, बोन्स कमजोर पड़ गई, छोटे बच्चों में रिकेट्स हो गया। ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपका ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये सब डिजीज की श्रेणी में आता है। किसी को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है, वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो यदि किसी का वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो इन्फेक्शन के लिए काफी प्रोन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो हमें पता होना चाहिए ऐसे कौन से कारक है, फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, विटामिन मिनरल प्रोटीन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी डिजीजेज होती हैं। जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी से बच्चों में मरासमस और क्वाशियोरकर नाम के रोग होते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स के अटैक की वजह से, जिनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। एलर्जी हो सकती है, एंटीजन यदि हमारी बॉडी में आए तो उससे एलर्जी होती है। एंटीजन क्या होते हैं? ये कुछ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है कि ह्यूमन बींग्स में यदि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाए, यदि हार्मोन्स की कमी हो जाए, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से भी डिजीज होती है, तो ये आपकी डिजीज हुई। ठीक है। अब हेल्थ की डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज हेल्थ और व्हाट इज डिजीज। होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आप बताओगे फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में क्या आएगा? यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, हमारी भूख अच्छी है, हमें नींद अच्छी आती है, ठीक है, हमारा बाउल का मूवमेंट अच्छा है, रोज हम मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं। ठीक है। इंसान 24 घंटे में 2 बार खाता है, उसको 2 बार फ्रेश होना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति दिन में 2 बार फ्रेश होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो ये एक हेल्थी साइन होता है। ठीक है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनका पेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो लंबे समय तक व्यक्ति अच्छे से खा नहीं पाएगा, तो उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी न्यूट्रिशन की, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। जैसे एक गाड़ी के चलते रहने के लिए उसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे बॉडी के चलते रहने के लिए इसको फूड की जरूरत पड़ती है, इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है। ठीक है। जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं विटामिन की कमी से, है ना, किसी की स्किन का टेक्सचर कमजोर हो गया है, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, सोरासिस जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना, स्किन में भी सोरासिस होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, है ना। कुछ डिजीज कम्युनिकेबल होती है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो फैलते हैं, एक से दूसरे में फैलेंगे, जैसे कोविड 19
सार्स टू वायरस ने अभी लंग्स पे अटैक किया था, तो वो एयरवे पैसेज पे अटैक कर रहा था, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने स्नीजिंग की, स्नीजिंग मतलब छींकना, कफिंग की मतलब खांसना, तो छींकने और खांसने से एयर में जो ड्रॉपलेट्स जाते थे वो किसी और व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकते थे। तो ये होता है कम्युनिकेबल डिजीज। डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल में आता है। मतलब ये जिस व्यक्ति को हुआ है उस तक ही सीमित रहता है। ट्यूबरकुलोसिस इज कम्युनिकेबल, ट्यूबरकुलोसिस भी फैलता है। जो भी पेशेंट 1 महीने से ज्यादा खांस रहा है तो उसका स्प्यूटम की जांच की जाती है, और यदि उसको ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, उसको क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो इन्फेक्शियस डिजीज फैले ना। ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में आके डिजीज कॉज करते हैं हम उनको पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी में कहीं से भी आए, नोज के थ्रू आए, माउथ के थ्रू आए, हमारे स्किन पे कहीं कांटेक्ट में आ जाए और वो इन्फेक्शन कॉज कर दे, तो उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। और पैथोजेंस के हमारी बॉडी में आने से हमारी बॉडी में फीवर कॉज हो सकता है, हमारी बॉडी में अकड़न जकड़न, बॉडी में पेन हो सकता है। तो ये सब साइन होते हैं। ठीक है। तो आप समझे हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। डिजीज के टाइप्स मैंने आपको बताए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। हमने डिस्कस किया कि डिजीज के क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे कौन से कारक है जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। और अकॉर्डिंग टू द WHO हमने डेफिनेशन डिस्कस की, व्हाट इज हेल्थ और व्हाट इज डिजीज। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? हेल्थ एक्चुअली हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग्स को हेल्थ की फैसिलिटी मिलना बहुत जरूरी है। और हमारी भारत सरकार या किसी भी देश की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की देखभाल करती है। आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है रिजनेबल कॉस्ट पे। ठीक है, मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन के टैबलेट, कैप्सूल के टैबलेट, उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है। छोटे बच्चों को विटामिन A के सिरप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। छोटे बच्चों के हेल्थ चेकअप होते हैं। जब वो स्कूल में इंटर करते हैं तो उनका बॉडी वेट इसको मेजर किया जाता है, हाइट कैसी है उनके, एज के हिसाब से उनकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, कहीं कोई बच्चे कुपोषित तो नहीं है। कुपोषित मतलब पोषण की कमी तो नहीं है बच्चों को। ठीक है। तो बच्चों को दलिया, सत्तू, प्रोटीन, ये सब स्कूल में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास प्रॉपर हो सके। और हेल्थ एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड हर हर कंट्री चाहती है कि हमारे देश के जो नागरिक है, हमारे देश के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सभी स्वस्थ रहे। तो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं जिससे व्यक्ति बीमार ना पड़े। जैसे सीजनल डिजीजेस होती हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे मलेरिया का सीजन आ गया है, मच्छर पनप रहे हैं, तो आसपास गंदगी यदि बढ़ेगी तो मच्छर बढ़ेंगे, मच्छर बढ़ेंगे तो मलेरिया बढ़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं? हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, हम ओडोमॉस लगा सकते हैं। ओडोमॉस स्किन पे लगाने से मच्छर पास नहीं आते स्किन के। मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। आसपास कहीं भी हम गंदा पानी जमा ना होने दें। हमारे आसपास यदि गंदा पानी जमा होगा बेटा, उसमें मच्छर के लार्वा पनपेंगे और उससे फिर मच्छर की संख्या बढ़ेगी। है ना। हम हमारे घर पे जाली लगा सकते हैं, घर को पैक रख सकते हैं, शाम के वक्त मच्छर ज्यादा आते हैं। मतलब ये कुछ प्रिवेंटिव एक्शन है। और फिर मलेरिया यदि हो जाएगा तो फिर हम मेडिकेशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आर्टिसोनेट है, क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो मेडिकेशन है मलेरिया का, है ना। ब्लड टेस्ट के थ्रू यदि मलेरिया कंफर्म होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर हम दवाई गोलियों के सहारे उसको ठीक करेंगे। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी है।
एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि आप बीमारी से बचने का प्रयास करो। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बीमारी का क्या कारण है। यदि आपको कारण पता होगा तो आप कारण को इरेज करके उसके कारण से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो इफेक्ट्स को आप ऑटोमेटिकली कम कर सकते हो। यदि आपको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, तो आप सिगरेट पीना अवॉइड कर सकते हो। आपको पता है कि लिवर हमारा डैमेज होता है अल्कोहल कंजप्शन से, तो आप अल्कोहल के कंजप्शन को कम कर सकते हो। आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आएगा, हमारी बॉडी एंटीबायोटिक को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तो एंटीबायोटिक का यूज भी हमें लिमिटेड करना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी में टॉलरेंस आता है, हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है एंटीबायोटिक्स को। ठीक है, तो दवाइयों का उपयोग हमें कम से कम करना है, रेयर कंडीशंस में ही करना है। हमें डाइट के थ्रू, हमारे हैबिट्स को इम्प्रूव करके, हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके हमें बीमारियों से बचने की कोशिश करना है, और हमें स्वस्थ रहने की कोशिश करना है, जिससे हमारा हमारे जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ आए। ठीक है। एक मूवी का डायलॉग है जिसमें कहा है कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आपको बड़ा जीवन जीना है, लंबा नहीं। हाथ पैर टूट गए हैं, बेड पे हो, राइस ट्यूब डली हुई है ना, रोज हर महीने का दवाइयों का खर्चा है। जो पैसा आपने मेहनत करके कमाया, खून पसीना बहा के कमाया, वही पैसा आप हॉस्पिटल्स में दे रहे हो, मेडिकल स्टोर पे दे रहे हो। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना बेटा, बहुत पैसा लगता है, पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है बीमारी में। और कई बीमारी तो लाइलाज है, जिसकी जब आती है तो उसको जाना ही पड़ता है। ठीक है, राजा हो या भिखारी, बीमार जब पड़ता है और मौत सामने आके खड़ी होती है तो कोई नहीं बच पाता उससे। दुनिया में कहीं इलाज करवा लो, या जिन लोगों के पास पैसा है उनकी जानें नहीं जाती, बहुत लोगों की जानें जाती हैं। ठीक है, मृत्यु अटल सत्य है, जो इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है। बस इतना है कि जब तक जीते हो तो अच्छा जियो, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। ऐसा जियो कि लगे कि समाज को, कि कोई व्यक्ति था जिसने समाज के लिए कुछ किया है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। एक वक्त था कि जब सोसाइटी में कुष्ठ रोग फैल गया था, लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं। लेप्रोसी है आपके सिलेबस में। लेप्रोसी जब फैला था तो जिन लोगों को लेप्रोसी होता था उनको गांव से भगा देते थे लोग। उनके साथ बैठना उठना खाना पीना पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये बीमारी फैल जाएगी। पर ऐसा था नहीं। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों को के लिए आश्रम बनाया, उनको गले से लगाया। बहुत अच्छे काम किए हमारे देश के लिए, इसलिए वो राष्ट्रपिता की उनको संज्ञा मिली। है ना। तो हमें समाज के लिए कुछ करना है। साईं बाबा का आपने नाम सुना होगा। वो खुद भूखे रहते थे लेकिन समाज को भोजन कराते थे। ऐसे बहुत कम लोग हैं, आपके पास एक रोटी है और कोई आपसे कहे कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा दे दो, तो आप अपनी आधी में से आधी रोटी दे दो। और फिर दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो जाए तो उसको भी दे दो। और तीसरा व्यक्ति आके खड़े हो जाए तो उसको भी दे दो। इतना बड़ा दिल रखता है कोई? और जो रखता है वही भगवान बनता है, उसी के मंदिर बनते हैं। तो हर व्यक्ति भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन उस दिशा में अग्रसर हो सकता है, अपने कदमों को आगे बढ़ा सकता है। कुछ ऐसे अच्छे काम कर सकता है कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन मिले। और ये बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर हेल्थ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपके लाइफ रूटीन सिस्टमेटिक होना चाहिए। मॉर्निंग में आपको उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करना है, अपनी बॉडी को मोबाइल रखना है। ठीक है, आपको स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस भी बीमार पड़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करे, हमेशा 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में आने दे, और उसी पे बार बार रिपीट रिपीट थिंकिंग करे, ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से भी मेंटल इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है, और अपना जो पैसा है उसको आपको सही दिशा में लगाना है, उसको पैसे को वेस्ट नहीं करना। कभी नशा नहीं करना। नशा करने से आपका पैसा वेस्ट होगा। नशा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। नशा इंसान को कमजोर बनाता है, इंसान के दिमाग को कमजोर बनाता है। यदि आप चाहते हो हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश वर्ल्ड वाइड फिर से सिरमौर बने, तो हमें नशे को छोड़ना पड़ेगा। और जितनी भी ऐसी नेगेटिव
हैबिट्स हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करती है, उन सब से हमें परहेज करना पड़ेगा। तभी हम हमारा विकास होगा, और हमारे विकास से ही हमारे देश का विकास होगा। यदि देश देश का आम नागरिक यदि विकास नहीं करेगा तो देश भी विकास नहीं कर सकता। और देश बनता है नागरिक से। और आप हम सभी इस देश के नागरिक हैं। हम सभी सिटीजन हैं। और हमें हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम आज समझेंगे, कल हम समाज को समझाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट करता है कि वो नशा ना करे और वो नशा छोड़ देता है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा, नशा समाज में वायलेंस को फैलाता है। समाज में यदि नशा है तो वायलेंस होगा, मारपीट होगी, क्राइम होंगे, बलात्कार होंगे, रेप होंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नशे में व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके अंदर विवेक प्रज्ञा खत्म हो जाती है। तो उससे पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। होता है ऐसा। ड्रिंक करके लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, तो खुद भी ठुकते हैं और सामने वाले की भी जान चली जाती है। एक मासूम बेचारा जो रास्ते से एक तरफ से चल रहा था, उसको किसी ने दारू पी के ठोक दिया। तो जिसने दारू पी उसका भी नुकसान, और जिसको ठोका उसका भी नुकसान। तो जिसको ठोका उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। उसके भी बाल बच्चे थे, अब उसको कौन पालेगा पोसेगा? तो नशा बहुत ही निकृष्ट एक्ट है जो ह्यूमन बींग्स करता है। तो इसको हमें हमेशा अवॉइड करना है। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो अल्कोहल के साथ कंपैटिबल भी नहीं होती है। यदि आप बीमार हो, आप दवाइयां खा रहे हो, तो आपको अल्कोहल से परहेज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो दवाइयां आपकी बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगी। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं बहुत सारी दवाइयां अल्कोहल के साथ, नशे के साथ। गुटखा, पाउच, तंबाकू, है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। ये विमल गुटखा, राजश्री, ये सब कुछ नहीं खाना है, इससे माउथ का कैंसर होता है। मूवी देखने जाते हो ना सिनेमा हॉल में, मुकेश मुकेश का चेहरा आपने देखा है? उसका पूरा मुंह सड़ गया है, और वो बेड पे लेटा हुआ है। ऐड देखते हो सिनेमा हॉल जाते हो तो? सिगरेट पीने से कैंसर होता है। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन जो हम छोड़ सकते हैं वो तो छोड़ें। कैंसर तो उनको भी होता है जिन्होंने कभी सिगरेट छुई नहीं। क्योंकि कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। मैंने कहा कि भाई सिगरेट पीना छोड़ दो, तो लोग कहते हैं दूसरे कारणों से भी तो कैंसर होता है। तो जो आपके हाथ में उतना तो कर सकते हो आप। जो आपके हाथ में उतना कर सकते हो ना, अपने अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्म करो बस। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। कभी ऐसी बहस नहीं करना चाहिए कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं तो उनको तो लिवर खराब हो ही नहीं रहा है ना। ऐसा नहीं है। आप लोग कल को हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनोगे, फार्मासिस्ट बनोगे, तो आपको काउंसलिंग देनी है, समाज को आपको जागरूक करना है कि उनके साथ बैठ के 2 पैक आपको भी लगाने हैं। कई लोग तो हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ बैठ के ही 2 पैक लगा लेते हैं हॉस्पिटल में। ऐसे ऐसे लोग भी है गांव में जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं। तो आप लोग को नशे को हमेशा खत्म करने की कोशिश करना है। ठीक है। और ये काउंसलिंग आपको देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को, उसको बताना है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो। आपको बीमारी हुई है तो कौन सा परहेज करना है। आपकी बीमारी को आप कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन ला के ठीक कर सकते हो। आपको अपने खान पान में क्या परिवर्तन लाना है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा क्या है जो इस बीमारी को बढ़ा सकता है, जो आपको नहीं करना है, जो आपको नहीं खाना है। तो ये सब काउंसलिंग आपको पेशेंट को देनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और हेल्थ फैसिलिटी हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री की गवर्नमेंट इस चीज का प्रयास करती है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें। ठीक है। तो ये सोशल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन था जो हमने डिस्कस किया, है ना। हमने देखा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। व्यक्ति स्वस्थ तभी है जब वो ना तो ज्यादा मोटा है ना तो ज्यादा पतला है। ज्यादा पतला होगा तो अंडरवेट की वजह से उसको कमजोरी आ जाएगी। और यदि बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, मोटापे का शिकार हो जाएगा, तो उसको हाई बीपी और शुगर जैसी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और उसमें लेथार्जी भी बनी रहेगी, वो आलसी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, बॉडी के मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, है ना। हमारी जो जैसे गर्दन है, इसको हम यदि एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर रोटेट करते रहेंगे, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, यदि इन जॉइंट्स को हम यूज करेंगे तो ये जॉइंट्स स्मूथली वर्क करेंगे। और नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हम झुक के हमारे शूज की लेस भी नहीं बांध पाएंगे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के जैसे सर्वाइकल में पेन होने लगता है, वो एक ही पोस्चर में लगातार बैठते हैं,
एक ही पोस्चर में बैठ के लगातार एक ही डायरेक्शन में देखते हैं बिना पलक को झपकाए, तो उनकी आईज में प्रॉब्लम आने लगती है, उनके सर्वाइकल में प्रॉब्लम आने लगती है, सर्वाइकल रीजन। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। व्यक्ति का सोना भी बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति कम से कम 6-7 घंटे की डीप स्लीप में नहीं जाता है तो उसको मेंटल इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है। तो हमारे वेट को हमें मैनेज करना है, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, हमारी डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, हमें टाइम पे लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर, ये तीनों हमें टाइम पे करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए टाइम पे कुछ ना कुछ होना जरूरी है। नहीं तो एसिड सिक्रीट होगा और डाइजेशन के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो एसिड हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो कमजोर करेगा। तो आगे चल के अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। अल्सर मतलब पेट के फोड़े, पेट में वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी हमारे डिस्कशन के आज पॉइंट थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन इस यूनिट से हाँ, ये भी ये आता है, डेफिनेटली। एक क्वेश्चन इस यूनिट से ये भी आता है कि इंडिके टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आपको बताने हैं। इंडिकेटर मतलब जो किसी चीज को इंडिकेट करें, है ना। जैसे मोर्टालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, मोर्टालिटी मतलब होता है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर बढ़ना ये बताता है कि समाज में हेल्थ फैसिलिटीज कमजोर है ना। इसमें आता है आपका क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट मतलब होता है एक साल में 1,000 की पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हो गई, इसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। एक होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एन एवरेज ह्यूमन बींग्स आज की डेट में कितना जी पा रहे हैं। एक होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु। तो नवजात शिशु एक वर्ष में 1,000 में कितने मर गए, है ना, कितने बच्चे बच्चों की डेथ हो गई, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट मतलब होता है 1 साल से 4 साल के बीच की एज के जो बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड कहते हैं। तो एक वर्ष में उनकी कितनी डेथ हो रही है ना। तो ये जो डेटा है, इस डेटाबेस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि भाई हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, मोर्टालिटी रेट क्या है, मृत्यु दर कैसी है। मृत्यु दर बढ़ना मतलब पॉपुलेशन का कम होना, बर्थ रेट बढ़ना मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना। तो इसके बीच में एक बैलेंस बना होना चाहिए, ठीक है। यदि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी तो बीमारी से कम लोग मरेंगे, और बीमारी से कम लोग मरेंगे और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो लोग पैदा ज्यादा होंगे, मतलब बर्थ रेट बढ़ेगी। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में एक रेशियो बना रहना चाहिए। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन सबकी जो डेथ है वो नेचुरल होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और माताओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो कमजोर पड़ के उसकी जान चली गई। तो ये सारी चीजें हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है। मॉर्बिडिटी मतलब होता है बीमार पड़ने की दर, ठीक है। मॉर्बिडिटी मतलब होता है बीमार पड़ने की दर। चलिए हम इसको आगे कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्यों बेटा? हेलो? किसी को कोई डाउट है आपको? नो सर। चलिए ठीक है ना।